देन क्यू बाई वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से हम डी कॉमन लेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यू बाई वी इक्वल टू सी होता है बच्चों, सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हमने बेसिक फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है। और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है जब प्लेट्स के बीच का मीडियम वैक्यूम या एयर हो। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जहाँ हम सी नोट लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी नोट बाई 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। दिस एक्सप्रेशन गिव्स कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। जब हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में टी थिकनेस वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सी इज इक्वल टू सी नोट बाई 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यहाँ पर सी कैपेसिटेंस है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई है और सी नोट कैपेसिटेंस है जब कैपेसिटर के बीच में मीडियम एयर या वैक्यूम है। नोट, इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली गई है मतलब एयर या वैक्यूम ही है मीडियम और थिकनेस ऑफ द स्लैब टी जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सी इज इक्वल टू सी नोट बाई 1 माइनस जीरो, क्योंकि टी जीरो है तो टी बाई डी जीरो हो जाएगा, प्लस टी जीरो है तो टी बाई डी इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी जीरो हो जाएगा। तो सी इक्वल टू सी नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी एज डिराइव्ड अर्लियर। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने कोई भी मीडियम नहीं डाला हुआ है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली हुई है, एयर या वैक्यूम ही है, तो कैपेसिटेंस सी सी नोट के इक्वल ही आएगी जैसा कि हमने पहले ड्राइव किया हुआ है। सेकंड, इफ थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दैट इज टी इक्वल टू डी। अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दें, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी के इक्वल हो जाए, उस केस में आप देख सकते हो सोल्व करके कि C इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंटू सी नोट आएगा। ये फॉर्मूला भी बच्चों हमने पहले ड्राइव किया है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मीडियम एयर या वैक्यूम को छोड़ के कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो उसकी कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंटू सी नोट हो जाती है, मतलब द कैपेसिटेंस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। तो ये 2 पॉइंट थे। अब नेक्स्ट, इफ़ द स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की बजाय कंडक्टिंग स्लैब डाल दें तो आपको पता है कि कंडक्टिंग स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू पुट करनी होगी। तो सोल्व करने पर C इज इक्वल टू सी नोट बाई 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी इंटू इन्फिनिटी, और समथिंग बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, तो C इज इक्वल टू सी नोट बाई 1 माइनस टी बाई डी आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जब किसी कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच में हम टी थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब डाल दें। तो पहले हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए पढ़ा है। तो इस तरह से ये फार्मूला हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बता सकता है, चाहे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मीडियम वैक्यूम हो, मतलब केस 1। सेकंड, जब कैपेसिटर की प्लेट्स पूरी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भरा हो, सेकंड केस। थर्ड, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग मटेरियल डाला हो तब। तो ये फार्मूला हमें अलग अलग केसेस में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बता सकता है, मतलब आप इसको जनरल फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कह सकते हो। थैंक यू।